चलो, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स अगले चैप्टर पे हम आते हैं। रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स बहुत ही आसान छोटा सा चैप्टर है। रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स की जब मैं बात करता हूं तो कैसे कैसे रिलेशंस होते हैं। सो हम लोगों के रिलेशंस एक तो आपस के रिलेशन होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज हमारे रिलेशंस विद द थर्ड पार्टीज। सो जब भी मैं रिलेशन ऑफ पार्टनर्स बोल रहा हूं तो दो प्रकार के रिलेशंस अमंग देमसेल्व्स एंड रिलेशंस विद द थर्ड पार्टीज। सो रिलेशंस में क्या क्या आता है, राइट्स एंड ड्यूटीज। पहले हम देखेंगे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। म्यूचुअल यानी आपस में कैटरीना, दीपिका और मैं, हम तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या हम लोग राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं और क्या हमारी ड्यूटीज होती है एक दूसरे के प्रति। सो इसको हम एक एक करके देखते हैं। पहले राइट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। राइट्स में पहला पार्ट है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हम एक दूसरे से पूछ के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे। हम लोग को सबको अधिकार है कि हम लोग मिलके काम करें। अगर हम लोगों ने स्पेसिफिक कभी कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम लोग कभी कभी एग्री करते हैं कि ये काम ये करेगा, वो काम वो करेगा, तो वैसा होगा। अगर कुछ नहीं बोला है तो सब काम सब लोग मिलके कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि उससे पूछा जाए, जो भी काम किया जा रहा है उसको पूछना पड़ेगा। अगर उससे पूछे बिना करेंगे तो वो उसको बाद में मना कर सकता है कि नहीं, मैं इससे बाध्य नहीं होता, मेरे नुकसान की भरपाई करके दो। तो उसको अधिकार है कि पूछा जाए। ज्यादातर जो डिसीजंस होते हैं ये होते हैं 50% से ज्यादा लोग अगर हाँ बोल देते हैं तो हम बोलते हैं रेजोल्यूशन पास हो गया। पर कुछ कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें 100% लोग अगर हाँ बोलेंगे तभी आप मानोगे कि डिसीजन हुआ है। जैसे आपको नेचर ऑफ बिजनेस बदलना है। आप पहले समझो पान का बिजनेस कर रहे थे, अब आप फर्नीचर का बिजनेस करना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 100% लोग जब बोलेंगे तभी किया जा सकता है। अगर एक भी पार्टनर मना करता है तो आप नहीं कर सकते। तो ज्यादातर चीजें तो आप कर सकते हैं विद द मेजोरिटी, बट ये कुछ चीजें जो यूनानिमस कंसेंट से ही की जा सकती है। इसी के अलावा एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब एक नया पार्टनर आ रहा है तो वो भी तभी जोड़ा जा सकता है जब हम सबसे कंसेंट लेते हैं। जैसे हम लोग सोच रहे हैं चलो इलियाना को जोड़ लें, मैं और दीपिका राजी हैं लेकिन कैटरीना नहीं बोलती है, तो हम उसको नहीं जोड़ सकते। भले 50% से ज्यादा लोग तैयार है पर फिर भी हम नहीं जोड़ सकते। उसी प्रकार ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्म। अगर मैं अपना इंटरेस्ट बेचना चाहता हूं यानी मैं सब पार्टनर बनाना चाहता हूं, तो मैं सब पार्टनर भी नहीं बना सकता अगर मैं बाकी लोगों से नहीं पूछूं। तो बाकी लोगों से मेरे को पूछने का तो अधिकार है, साथ में कोई व्यक्ति मना भी कर सकता है, नहीं शर्मा जी आप सब पार्टनर नहीं बनाएंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार से माइनर को अगर हम एडमिट करना चाहते हैं टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जैसे कि तैमूर है, तैमूर एक माइनर है, हम उस माइनर को जोड़ना चाहते हैं इन द फर्म, तो ऐसे केसेस में हमको सबसे कंसेंट लेना अनिवार्य रहेगा। अगर हम नहीं पूछते हैं या कोई व्यक्ति मना कर देता है, समझो कैटरीना बोलती नहीं नहीं तैमूर को नहीं जोड़ा जाएगा, तो फिर हम नहीं जोड़ सकते फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। सो इट कैन बी डन ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि हर एक पार्टनर के कंसेंट से की जा सकती है। अधिकार होता है हर एक पार्टनर को कि वो बुक्स देख सके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करे, उसको कॉपी करे, तो ये सब उसका अधिकार है। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स होता है, प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली बेयर करते हैं अगर कुछ नहीं लिखा है तो। अगर कोई और रूल्स लिखे हैं, अगर कोई और रेशियो लिखा है तो वैसा होगा, नहीं तो इक्वल शेयरिंग होगा। राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलता है जब आपको प्रॉफिट्स होगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो आपको इंटरेस्ट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, कभी कभी हम लोन फ्रॉम द पार्टनर या एडवांसेस फ्रॉम द पार्टनर भी देते हैं। सो कैपिटल तो हमने फिक्स कर दिया था, ₹1,00,000 तो इन्होंने लाया, बट इसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा हमने दिया है एज लोन और एडवांस। सो अब इसके ऊपर क्या हम इंटरेस्ट दे सकते हैं? यस, इस पे भी इंटरेस्ट दिया जा सकता है, जैसा एग्री किया गया होगा वैसा। अगर कुछ एग्री नहीं किया है तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाता है ऑन द एडवांसेस, और ये तब भी दिया जाएगा जब लॉसेस होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ प्रॉफिट में होगा, बट इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ये एक प्रकार की आपकी लायबिलिटी हो गई और इसीलिए आपको ये पैसा देना पड़ेगा इवन अगर लॉस होगा तो भी। राइट टू इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब होता है अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करना। सो मेरा अगर नुकसान हो रहा है, समझो मैंने कुछ फर्म के बिहाफ पे पेमेंट कर दिया था इमरजेंसी में, जीएसटी का पेमेंट करना था, लेकिन फर्म में मैं पूछ नहीं पा रहा, किसी से बात नहीं हो पा रही, तो मैंने अपने जेब से जाके 25,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे बाद में मेरा अधिकार है कि मुझे ये 25,000 फर्म से मिल जाए, यानी बाकी के जो पार्टनर्स है वो इसमें कंट्रीब्यूट कर दे। सो ये मेरा अधिकार है, दिस इज अगेन माय राइट। वैसे ही राइट टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर, मैं किसी भी नए पार्टनर को मना कर सकता हूं कि नहीं ये नहीं आएगा। सो जब तक 100% लोग नहीं बोले तब तक पार्टनर को नहीं जोड़ा जा सकता। राइट टू रिटायर,
एक व्यक्ति को अधिकार होता है वो रिटायर हो सकता है। कैसे रिटायर होगा? या तो सबसे पूछ के, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपने डीड में लिख दिया है कि किसी को भी रिटायर होना है तो 1 महीने पहले बता दे और फिर 1 महीने बाद ही विल बी रिटायर्ड, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, अगर कुछ भी नहीं लिखा है और पार्टनरशिप एट विल है तो बाय गिविंग नोटिस, नोटिस दे देंगे हम कि मैं रिटायर हो रहा हूं और जो डेट मेंशन होंगे उस दिन से रिटायरमेंट हो जाएगा। अगर डेट मेंशन नहीं है तो जैसे ही नोटिस सबको पहुंचा तो रिटायरमेंट हो जाएगा। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, हर पार्टनर को अधिकार है कि उसको निकाला ना जाए, उसको भगा नहीं सकते, वो उसका अधिकार है कि वो जुड़ा है तो उसको जुड़े रहने का पूरा हक है। उसी प्रकार राइट नॉट टू कैरी ऑन दी, राइट टू कैरी ऑन दी कॉम्पिटिंग बिजनेस, पहला ये राइट है, ये ध्यान रखो। अगर रोकेंगे नहीं ना तो ये किया जा सकता है, दैट मीन्स इट इज अ राइट। आई हैव अ राइट टू कैरी ऑन दी कॉम्पिटिंग बिजनेस, जो बिजनेस हमारे फर्म का है वही काम मैं भी कर सकता हूं, बट हाँ अगर रोकेंगे तो फिर नहीं कर पाऊंगा। सो इट इज अ बेसिकली राइट, बट दिस राइट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय एन एग्रीमेंट। फिर राइट टू डिसॉल्व द फर्म इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, तो आप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं बाय गिविंग द नोटिस। ड्यूटीज क्या होती है? जनरल ड्यूटीज है। पहली जनरल ड्यूटीज में आएगा कि राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस, सॉरी ड्यूटी टू कैरी ऑन द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, सबकी भलाई। दूसरा, हर पार्टनर को एक दूसरे के साथ जस्ट एंड फेथफुल रहना है, तो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है, कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन ट्रस्ट है, तो हमारा काम है वो ट्रस्ट को पूरा करें। एंड टू रेंडर एनी पार्टनर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर अकाउंट्स एंड टू रेंडर फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म, तो ऐसी हर चीज हमको बताना पड़ेगा जिससे फर्म को फर्क पड़ रहा है। जैसे कि समझो कैटरीना है, उसका सलमान के साथ झगड़ा हो गया, सलमान ने बोला आज के बाद मैं तेरी दुकान में कभी नहीं आऊंगा। अब ऐसे केस में कैटरीना की जिम्मेदारी बनती है वो हमको ये चीज बताए, क्योंकि सलमान हमारा एक बड़ा कस्टमर था जो कि हमेशा 50-60 हजार 70 हजार का तो गल्ला हमको देके जाता था हर महीने। अगर वो नहीं आएगा तो शायद हमको कोई नुकसान हो जाए, और इसीलिए कैटरीना की जिम्मेदारी है कि टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल इंफॉर्मेशन विच विल अफेक्ट द फर्म। फिर ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर द लॉस कॉज बाय फ्रॉड, अगर मैं कुछ फ्रॉड करता हूं, जैसे मैंने समझो कोई मैंने समझो कोई चीज बेचा 5 हजार में और मैं पार्टनर्स को बताता हूँ अरे 4 हजार में बिकी और 1,000 रुपए जेब में डाल लेता हूं, तो ऐसे केसेस में अगर उनको पता लगेगा तो दे कैन रिकवर। इट इज माई ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको ये नुकसान की भरपाई करके दूं। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर मैं गड़बड़ कर रहा हूं और मैं पकड़ा नहीं जाता तो मैं बच जाऊंगा। सो अल्टीमेटली ये ड्यूटी तो है, बहुत सारी ड्यूटीज होती है, आपको नहीं करना है ऐसा बोला जाता है, पर फिर भी पकड़ा गया तभी वो लाइबिलिटी आती है। जैसे कि मैंने समझो किसी का कत्ल किया और उसको गाड़ दिया और पूरे सबूत मिटा दिया, तो यहाँ पे कोई मेरे खिलाफ सबूत ही नहीं है तो मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं ली जा सकती। लेकिन हाँ अगर ये इसका ये मतलब नहीं ये सही हो गया, ये है तो गलत ही। तो वैसे ही यहाँ पे है कि ये गलत है, अगर आपका कोई फ्रॉड किए है, कुछ गड़बड़ किया है तो आपकी जिम्मेदारी है इंडेमनीफाई करो, ठीक है। वो नहीं करेंगे वो बात और है जब तक पकड़े नहीं जाएंगे, बट अल्टीमेटली इट इज देयर ड्यूटी। वैसे ही ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज, जो ड्यूटी है मेरी वो ड्यूटी को मेरे पूरी करना ये भी मेरी ड्यूटी है। जैसे कि मुझे काम सौंपा गया था कि शर्मा जी आप घर घर जाके चीजें बेचोगे, एज अ सेल्समैन आप पूरे ये पान मसाला और तंबाकू वगैरह घर घर जाके बेचोगे। मैंने बोला था ठीक है। अब मैं लेके जाता हूँ पूरा स्टॉक, मैं बोलता हूँ आता हूँ मैं बेच के, और मैं घर पे आके मस्त बैठ गया टीवी देखने और मैं आईपीएल देख रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे को जो बेचने का काम दिया गया था वो मैं नहीं कर रहा हूँ। सो ये मेरी ड्यूटी थी, ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली टू माई ड्यूटीज, जो मेरी ड्यूटी है वो ड्यूटी को पूरा करो, ये भी मेरी ड्यूटी है। सो ये ड्यूटी भी मेरे को पूरी करना पड़ेगा। ड्यूटी टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, तो देखो इंटरेस्ट वाला और प्रॉफिट वाला राइट है, बट रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। इट इज अ ड्यूटी कि आप विदाउट रेम्यूनरेशन काम करोगे। हाँ लेकिन अगर आप एग्री करते हैं देन रेम्यूनरेशन कैन बी पेड टू द वर्किंग पार्टनर, नहीं तो रेम्यूनरेशन का कोई अधिकार नहीं है। इट इज द ड्यूटी टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन। ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू लॉसेस, लॉसेस का अगर कोई अलग रेशियो आपने बताया तो वैसा होगा, नहीं तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम द लॉस शेयरिंग रेशियो। फिर ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर द विलफुल निग्लेक्ट, अगर जानबूझकर निग्लेक्ट किया है, जैसे समझो जीएसटी भरना था, मुझे बोला गया था शर्मा जी ये लो 5,000 रुपए जाके जीएसटी भर के आओ। अब मैं जा रहा था, बीच में मेरे को मिल गई मेरी फ्रेंड श्रद्धा कपूर, अब वो मिल गई, हम लोग बोले चलो मूवी देखने जाते हैं, और जीएसटी की ड्यू डेट थी, आज आखिरी दिन था, बट मैं मूवी देखने चला गया, खाना वाना खाया और 5,000 रुपए उड़ा दिया। दिस इज अ विलफुल निग्लेक्ट, मुझे पता था अगर आज नहीं भरेंगे तो शायद कल पेनल्टी लग जाए,
तो भी मैंने नहीं भरा जीएसटी का अमाउंट, सो ऐसे केसेस में मेरी जिम्मेदारी है, जो भी नुकसान होगा वो नुकसान भरपाई करके दूंगा। ड्यूटी टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ द फर्म। सो हमारी जो कार है वो कार हमारी फर्म की है, तो फर्म के लिए यूज होना चाहिए, वो सिर्फ शादियों एवं पार्टियों के ऑर्डर में यूज होना चाहिए या कुछ चीज बेचने के लिए दुकान करके यूज होना चाहिए। इट शुड नॉट बी यूज फॉर एनी पर्सनल पर्पस। नहीं तो पता लगा कैटरीना उसको लेके जा रही है मस्त सलमान के साथ रोज का लॉन्ग ड्राइव के लिए, सो दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इफ इट इज अ फर्म्स प्रॉपर्टी इट शुड बी एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म। हाँ, लेकिन अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर इन लोग कुछ और एग्री करते हैं तो फिर वैसा होगा। जैसे कैटरीना ने बोली थी कि यार मुझे बच्चों को स्कूल से लाने जाना पड़ता है दोपहर को 3 बजे, तो मुझे कार मिलेगी क्या? हम लोगों ने एग्री किया है तो फिर उतना पर्सनल काम किया जा सकता है। फिर ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स डिराइव्ड, ये वैसे ही है जो पर्सनल प्रॉफिट डिराइव किया हूं। जैसे मैंने समझो कार थी फर्म की, उसको किराए से दे दिया था, तो उससे मेरे को पर्सनल प्रॉफिट मिला है, तो पर्सनल प्रॉफिट मेरे को वापस लाके देना पड़ेगा। ड्यू टू नॉट टू कॉम्पीट विद द बिजनेस ऑफ द फर्म, अगर हमने एग्री किया है तो वी विल नॉट कॉम्पीट विद द बिजनेस ऑफ द फर्म। नॉट टू असाइन द इंटरेस्ट, मैं इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक कि हर पार्टनर एग्री ना करे। अगर हर पार्टनर बोलता है देन आई कैन डू इट। इसका मतलब है सब पार्टनर बनाना, तो मैं सब पार्टनर नहीं बना सकता जब तक कि सब पार्टनर हाँ ना बोले। फिर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, ये तब होता है जब चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। सिंपल सा रूल बता दे रहा हूं मैं आपको, जब जब चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, समझो हम लोग यहाँ बिजनेस कर रहे थे, मैंने जो बिजनेस किया था हम लोगों ने एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और पूरे राइट्स एंड ड्यूटीज बताए थे, बट यहाँ पे चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बदलाव हो गया कुछ तो भी। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो हमारे क्या राइट्स एंड ड्यूटीज लगेंगे आफ्टर द चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो रूल ये बोलता है जैसा पहले चल रहा था वैसे ही राइट्स एंड ड्यूटीज बाद में भी चलेंगे। वैसे ही अगर हमने बोला था कि हम 3 साल के लिए बिजनेस करेंगे, बट 3 साल बहुत अच्छा चला, तो हमने सोचा 3 साल के बाद भी हम एक्सपायरी ऑफ टर्म के बाद भी हम बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसे केसेस में अब कौन से राइट्स एंड ड्यूटीज चलेंगे? वही जो बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म लग रहे थे, वही राइट्स एंड ड्यूटीज आगे भी चलते रहेंगी। उसी प्रकार से कभी हमने एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग या एडवेंचर के लिए लिया था पार्टनरशिप, जैसे कि एक पुल बनाने के लिए, अब हमको एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है दूसरा पुल बनाने का, सो हमने दूसरा भी काम ले लिया, तो दूसरे काम के लिए हमको कौन से राइट्स एंड ड्यूटीज लगेंगे? तो सेम राइट्स एंड ड्यूटीज जो पहले काम में लग रहे थे। तो जो काम हम पहले करते थे वही काम बाद में करेंगे। जैसे कैटरीना का काम था वो पूरा मसाला मिक्स करके घमेले से लाके सब जगह मसाला डालेगी, तो ये काम वो पुराने प्रोजेक्ट में करती थी, तो नए प्रोजेक्ट में भी वही करेगी। मेरा काम था मैं बराबर इंस्पेक्शन करूंगा, तो मैं पुराने प्रोजेक्ट में वो करता था, नए प्रोजेक्ट में भी मैं वही करूंगा। सो द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बिफोर द चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन और द एक्सपायरी ऑफ द टर्म और द अंडरटेकिंग was एडिशनल अंडरटेकिंग विल बी द सेम, जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहेगा। सो ये चीज बताई गई है इसमें। फिर पार्टनर्स के अब कैसे रिलेशंस होते हैं विद द थर्ड पार्टीज, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सो अभी तक हमने देखा कि इनके आपस में कैसे रिश्ते होते हैं, अब पार्टनर्स के रिलेशंस कैसे होते हैं विद द थर्ड पार्टीज। सो पार्टनर्स एक्ट्स एज एजेंट विद द थर्ड पार्टीज, यानी अगर पार्टनर ने कुछ काम किया है, पार्टनर है एक, उसने जाके कोई काम कर दिया है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है विद द थर्ड पार्टी, समझो कुछ खरीदी करके लाया है उसने और अब पैसा देना बचा है उसको, समझो 30,000 रुपए। सो ऐसे केसेस में ये पैसा किससे रिकवर किया जा सकता है? तो इट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स, यहाँ पे तीनों पार्टनर बाइंड हो जाते हैं फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। तो जो भी काम किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, उसके लिए सिर्फ वो पार्टनर जिम्मेदार नहीं होता है जिसने काम किया, बाकी लोग भी जिम्मेदार हो जाते हैं। मीन्स इन सिंपल टर्म्स दिस पार्टनर बिकम्स द एजेंट ऑफ द फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर्स, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा विद द थर्ड पार्टी। इन अदर वर्ड्स थर्ड पार्टी कैन रिकवर फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टनर्स, वो किसी भी व्यक्ति से केस फाइल करके रिकवरी कर सकता है, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मींस वो कब क्लेम नहीं कर पाएगा? तो वो नहीं क्लेम कर पाएगा अगर आगे वाले को अथॉरिटी नहीं थी और ये चीज पता थी। जैसे मुझे कैटरीना और दीपिका ने बोले थे कि शर्मा जी आप कोई खरीदी मत करके आना, क्योंकि आप खरीदी करके आते हैं तो फिर आप ज्यादा का माल खरीद लेते हैं या खराब माल खरीद के लाते हैं, तो मुझे मना किया था। और ये चीज अजय भाई को बता दी थी कि अजय भाई शर्मा जी को खरीदने के अधिकार नहीं है, फिर भी मैं जाता हूं और अजय भाई पैसे के लालच में मुझे चीज बेच देता है। अब यहाँ पे क्या पूरी फर्म जिम्मेदार होगी? द आंसर इज नो,
क्योंकि यहाँ पे तो अजय को पता था कि मुझे अधिकार नहीं है। सो जब मुझे अधिकार नहीं थे, हैड नो अथॉरिटी, एंड जो आगे वाला व्यक्ति है उसको पता था कि मेरी अथॉरिटी नहीं है, तो ऐसे केसेस में वो रिकवर नहीं कर सकता फ्रॉम द होल फर्म, वो सिर्फ मुझसे रिकवरी कर सकता है। और दूसरा केस, जब आगे वाले को पता ही नहीं है कि मैं पार्टनर हूं, समझो मैं पर्सनल नाम से जाके कुछ खरीद के ला लेता हूं, अब उसको पता ही नहीं कि मैं पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा हूं, देन पार्टनरशिप फर्म विल नॉट बी हेल्ड लायबल। यहाँ पे मैं अकेला पर्सनल नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो पर्सनल लेवल पे ही मैं जिम्मेदार रहूंगा। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, इम्प्लाइड अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो अथॉरिटी नहीं भी बोला तो भी होती है। सो दो प्रकार की अथॉरिटी होती है, इम्प्लाइड एज वेल एज एक्सप्रेस अथॉरिटी। सो इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब होगा जो मैंने नहीं भी एग्री किया हूं तो भी वो हमेशा एक पार्टनरशिप में रहेगी। जैसे कि बिजनेस करना, किसी को अपॉइंट करना, किसी एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करना, किसी को पैसा देना है वो पे करना, किसी से पैसा लेना है एक्सेप्ट करना, ये सब चीजें क्या है? ये सब इम्प्लाइड अथॉरिटी है। सो इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या क्या आएगा? वो हर चीज आएगी जो बिजनेस करने में काम आती है, जो ऑर्डिनरी प्रकार से बिजनेस करने में काम आती है। जैसे कि हमारे बिजनेस में उधारी में माल बेचा जाता है, तो मैंने बेचा हूं अगर, दैट इज विद इन माई इम्प्लाइड अथॉरिटी। अगर नहीं बेचा जाता है उधारी में, समझो हम गोल्ड का अगर बिजनेस कर रहे हैं, वहां उधारी नहीं चलती, पर अगर मैं उधारी में बेचूंगा तो इट इज नॉट विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी। सो इट विल डिपेंड फ्रॉम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस कि क्या चीज विद इन इम्प्लाइड अथॉरिटी कवर होती है या क्या चीज नहीं होती है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, मैं अगर एक प्रॉपर्टी बेच के आ जाऊंगा, तो प्रॉपर्टी बेचना हमारी इम्प्लाइड अथॉरिटी थोड़ी है, हम तो पान बेचते हैं। अगर मैंने पूरी प्रॉपर्टी शॉप बेच दिया तो दिस इज नॉट विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी। सो ये नहीं किया जा सकता बिना पूरे स्पेसिफिक परमिशन के। लेकिन वहीं पे अगर हम डील करते हैं इन दी लैंड एंड बिल्डिंग, हम अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हैं या हम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, सो ऐसे केसेस में बिल्डर्स एंड डेवलपर्स होने के नाते हमको तो अब अधिकार है कि हम इसको कर सकते हैं, ये तो हमारा अधिकार हो जाएगा। तो फिर दैट विल बी विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी, क्योंकि वो हमारा रोज का काम है, दीज आर गुड्स फॉर अस। तो ऐसे केसेस में ये किया जा सकता है। सो ये पॉइंट्स यहाँ पे पूरे बताए गए हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं क्या क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी में होगा, जिसको आप एक बार रीड कर लेंगे। जैसे कि बाय और सेल गुड्स वगैरह, बोरो मनी, एम्प्लॉय सर्वेंट, सेटल अकाउंट्स, रिसीव पेमेंट्स, प्रेजेंट अकाउंट्स टू क्रिएटर्स, एंगेज लॉयर टू डिफेंड, ड्रॉ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हर फर्म ड्रॉ नहीं कर सकती विदाउट दी अथॉरिटी। सो इम्प्लाइड अथॉरिटी सिर्फ एक ट्रेडिंग फर्म को होती है। अगर आप एक सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे कि एक एडवोकेट है, सॉलिसिटर्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, तो ऐसे केसेस में इट इज नॉट विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी टू ड्रॉ दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और टू एंडोर्स, नेगोशिएट या कुछ भी करना इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं होगा। देयर मस्ट बी एक्सप्रेस अथॉरिटी। लिमिटेशंस ऑन इम्प्लाइड अथॉरिटी मींस क्या क्या चीजें इम्प्लाइड में नहीं आती। जैसे झगड़ा चल रहा था और आप उसको आर्बिट्रेशन में ले जा रहे हैं, या आप बैंकिंग अकाउंट खोल रहे हैं बिना बाकी पार्टनर्स को बताएं, तो ये सब नहीं चलेगा। कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और अपना क्लेम छोड़ दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर केस में, तो ये सब चीजें नहीं चलेगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना बेचना ये सब नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर ये वाले पार्टनर्स ने ये वाली अथॉरिटी दी है तो फिर चलेगा, या अगर कस्टम्स के हिसाब से चलता है तो फिर चलेगा। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, किस हद तक के लायबिलिटी होती है एक पार्टनर की दूसरे पार्टनर्स को बाइंड करने की। सो ये वैसी ही लायबिलिटी होती है जैसे कि जैसे कि प्रिंसिपल और एजेंट की होती है। यानी अगर एक्ट ऑफ द फर्म है तो हर एक पार्टनर बाइंड हो जाता है, इवन इफ इट इज अ फ्रॉडुलेंट एक्ट। भले ही हमने फ्रॉड किया है, भले ही समझो कैटरीना ने कुछ फ्रॉड किया है, तो भी हम सब जिम्मेदार हैं। हाँ, तो पहला अधिकार ये है कि जो थर्ड पार्टी है उसको कभी नुकसान नहीं होने दिया जाता, तो थर्ड पार्टी का अधिकार है कि वो हम सबसे क्लेम कर सकता है। हाँ, फिर हमारा अधिकार है कि हम लोग आपस में फिर सेटल करें, बट पहले हमको बाहर वाले को उसका पैसा देना पड़ेगा। सो दिस इज द राइट ऑफ द थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी हैज अ राइट टू क्लेम द अमाउंट। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, हमारी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें टेलीफोन लगाया हुआ था, अब टेलीफोन का हम लोगों ने बिल नहीं भरा है। सो यहाँ पे हमारा जो टेलीफोन नंबर है वो तो बंद किया ही जा सकता है, लाइन कट की जा सकती है, बट साथ ही साथ हमारे पर्सनल टेलीफोन लाइंस भी कट किए जा सकते हैं। बिकॉज जब हम बात करते हैं लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, तो यहाँ पे द लायबिलिटी इज जॉइंट एज वेल एज सेवरल। सो यहाँ पे हमारी ये पर्सनल लायबिलिटी भी बन जाती है, एंड वी आर लायबल फॉर अनलिमिटेड एक्सटेंट फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। नाउ व्हाट इज द एक्ट ऑफ द फर्म? एक्ट ऑफ द फर्म का मतलब होता है जो हमने फर्म के बिहाफ पे किया है। अगर मैंने कुछ काम किया हूं जो मैंने खुद के नाम से किया हूं, तो दैट विल नॉट बी द एक्ट ऑफ द फर्म।
जो फर्म के लिए कर रहे हैं हम, दैट इज द एक्ट ऑफ द फर्म। अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो क्या होगा, अगेन जैसा मैंने बताया, कोई अगर रॉन्गफुल एक्ट करता है, समझो कैटरीना जो नहीं बोला था वो करती है, जैसे उसको बोला था ये चीज नहीं बेचना है फिर भी बेच डाली, तो भी थर्ड पार्टी को तो वो चीज मिल गई। कोई चीज नहीं खरीदने बोला था बट खरीद ली, तो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी को तो अधिकार मिल गया पैसा रिकवर करने का। तो थर्ड पार्टी का कभी नुकसान नहीं होने दिया जाता इन केस ऑफ रॉन्गफुल एक्ट्स और इवन मिस एप्लीकेशन। सो रॉन्गफुल एक्ट है तो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी को पहले पैसा देना पड़ेगा एंड देन वी कैन एडजस्ट द राइट्स अमंग आवरसेल्व्स। उसी प्रकार से अगर मिस एप्लीकेशन किया, समझो सलमान ने आके मुझे कुछ पैसे देके गया था, शर्मा जी ये पिछले महीने की उधारी, ये लो 50,000 रुपए, उसने उधारी चुकता करके गया था। अब मेरा काम क्या था, मैंने ये पैसा बिजनेस में लगाना चाहिए और बाकी पार्टनर्स को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। मैंने पैसा घर ले गया और मैंने 50,000 का एक टीवी खरीद लिया, तो यहाँ पे अब मैंने मिस अप्लाई किया हूं, तो क्या इसका मतलब बाहर वाले को फिर से पेमेंट करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। थर्ड पार्टी का कभी नुकसान नहीं होने दिया जाता। गड़बड़ आपके अंदरूनी लोगों में हो रही है तो आप लोग आपस में एग्री करो और सेटल करो, बट थर्ड पार्टी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। थर्ड पार्टी ने तो बेचारे ने पेमेंट कर दिया, अब आपस में बाकी के पार्टनर्स मुझसे क्लेम कर सकते हैं। फिर यही है लायबिलिटी फॉर मिस एप्लीकेशन। लायबिलिटी, लॉ रिलेटिंग टू लायबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। ये सिंपल सा रूल है, ये ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट रूल है। जब एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो क्या उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? द आंसर इज यस। कोई पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं। हम 3 जन काम कर रहे थे और यहां पे कैटरीना की डेथ हो जाती है, तो ऐसे केसेस में कैटरीना की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। पहले जो कार्य किए गए थे क्या उसके लिए लायबल रहेंगे? यस। पहले के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, बट आफ्टर द डेथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएंगे वो लायबल नहीं रहेगी। सो डेथ के बाद अपने आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, पूरे दुनिया से डिस्चार्ज हो गया व्यक्ति, तो यहाँ पे बाकी पैसे की बात तो दूर की हो गई, तो वो व्यक्ति की अब जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाती है, जैसे डेथ हो जाती है तो पूरे डेट से वो डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, सो डिसीज्ड की लायबिलिटी कब तक है? ओनली अप टू द डेट ऑफ डेथ। अब उसके शेयर से रिकवर कर सकते हैं और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी इस चीज के लिए जिम्मेदार रहेंगे जो उसकी डेथ के पहले हुई थी। इसके बाद अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो उसके लिए फिर जिम्मेदारी नहीं रहेगी। सो अगर कैटरीना डेथ हो जाती है कैटरीना की और दीपिका और मैं मिलकर बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं और हम लोगों ने आगे चल के कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए फिर लायबिलिटी नहीं रहेगी। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको बुक में, वो जरूर देखना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, ताकि आपको उसका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप देखोगे तो आपको समझ जाएगा। फिर माइनर पार्टनर है या नहीं, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्या माइनर पार्टनर बन जाएगा अपने आप जैसे वो मेजर हुआ? सो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों चीजें, अगर वो माइनर है तो क्या होगा और मेजर हो गया तो क्या होगा। सो दोनों चीजें आपको अलग अलग प्रकार से बताई गई है, दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। माइनर जब तक माइनर है तब तक उसकी क्या लायबिलिटीज होती है? सो पहली चीज तो उसकी लायबिलिटी नहीं होती है, सिर्फ उसकी जितने पैसे रखे हैं फर्म के पास मैक्सिमम उतना पैसा लिया जा सकता है, बट अबव दैट ही इज नॉट पर्सनली लायबल। इसी के अलावा उसके राइट्स क्या होते हैं? उसको राइट है, उसको जो भी पैसा बताया गया है उतना शेयर उसको मिलना चाहिए। ही हैज अ राइट टू आस्क फॉर दैट शेयर। He also have a right to access to and inspect the copy of accounts। वो accounts देख सकता है, वो खाते देख सकता है, वो लेजर देख सकता है, पर वो बुक्स नहीं देख सकता, वो एक एक एंट्री नहीं देख सकता, वो बिल्स नहीं देख सकता। So he has a right to inspect the accounts but not the books of the firm। जब तक वो माइनर है उसको बुक्स देखने का बिल्कुल अधिकार नहीं, वो सिर्फ अकाउंट्स जो है वो अकाउंट्स चेक कर सकता है। अगर उसको उसका पैसा न दिया जाए तो वो क्या कर सकता है? वो केस फाइल भी कर सकता है, केस फाइल करके रिकवरी कर सकता है। ये हम कब की बात कर रहे हैं? जब वो माइनर है तब की। सो अगर वो माइनर है तो वो केस फाइल कर सकता है और अपना पैसा रिकवर कर सकता है, सिंस ही इज अ बेनिफिशियरी एंड बेनिफिशियरी कैन क्लेम हिज शेयर। लेकिन अगर वो ऐसा करना चाहता है, वो केस फाइल करके रिकवर करना चाहता है, तो ही विल हैव टू सीवियर हिज कनेक्शन विद द फर्म, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता, इधर पे जुड़ा हुआ भी रहना चाहता है और उधर पे केस भी फाइल कर रहा है। ही विल हैव टू सीवियर द कनेक्शन, उसको पूरे रिश्ते नाते तोड़ना पड़ेगा और वो फिर फर्म का हिस्सा नहीं रहेगा। लायबिलिटीज ऑलरेडी बता दिया, लायबिलिटी में उसकी लायबिलिटी नहीं रहती ऐसा नहीं लिखना है आपको। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको ये लिखना है हिज लायबिलिटी इज कन्फाइंड ओनली टू द एसेट्स विद द फर्म। जितने उसके एसेट्स है, जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है विद द फर्म, वहां तक तो लायबल है,
बट ओवर एंड अबाउट दैट ही इज नॉट पर्सनली लायबल। अगर वो मेजर हो जाएगा तो क्या होगा, मेजर होने के बाद he will have to decide whether he wants to become the partner in the firm or he wants to sever the connection with the firm। इसको ये 6 महीने के अंदर डिसाइड करना पड़ता है, and he will have to give the public notice of the same। तो पब्लिक नोटिस देगा, और अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो he will also inform the registrar that he has become the partner or he has agreed to sever the connection। so उसको बताना पड़ेगा क्या वो बनना चाहता है पार्टनर या नहीं बनना चाहता है। अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक नोटिस दे देगा, और जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देता तब तक के उसकी वही राइट्स एंड लायबिलिटीज चलेंगे जो एज अ माइनर थे। अगर वो बनना चाहता है तो खास बात यह है, अगर वो पार्टनर बनना चाहेगा सो यहां पे अगर वो मेजर हुआ है तो वो लायबल हो जाएगा उस तारीख से जब ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। सो यहां मेजर हुआ है तो इसके बाद से लायबिलिटी नहीं आती है। अगर वो मेजर हुआ है और वो बनना चाह रहा है तो 6 महीने में वो डिसाइड कर लेगा, और जब वो बनना चाहेगा तो लायबल हो जाएगा फ्रॉम द डेट ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। जब उसको जोड़ा गया था तब से वो जिम्मेदार हो जाता है। सो हम उसको ये नहीं बोल सकते, वो हमको ये नहीं बोल सकता कि मैं तो अभी मेजर हुआ, मैं यहां से लायबल हूं। ही विल बिकम लायबल सिंस द डेट ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। सो ये एक नॉर्मल पॉइंट से थोड़ा हटके पॉइंट है। अगर 6 महीने बीत गए और 6 महीने में उसने कुछ बताया नहीं तो वो क्या होगा, अगर 6 महीने में वो कुछ नहीं बताता है तो इट विल बी डीम्ड दैट ही हैज बिकम द पार्टनर। सो अल्टीमेटली सम अप कर देता हूं, जब तक माइनर है उसके राइट्स हैं, वो पैसा मांग सकता है, वो अकाउंट्स देख सकता है बट बुक्स नहीं देख सकता, एंड ही ऑल्सो हैज अ राइट टू क्लेम द अमाउंट बाय फाइलिंग अ सूट, बट ही कैन डू सो ओनली इफ ही वांट्स टू सीवर द कनेक्शन विद द फर्म। एंड एज फार एज लायबिलिटी इज कंसर्न, कितनी लायबिलिटी होती है, तो ही विल बी लायबल only to the extent of his share of profit in the firm and the assets in the firm। over and above that he is not personally liable। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर मेजर हो गया तो 2 चीज होगी, या तो बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। अगर बनना चाहता है तो वो नोटिस देगा, नोटिस दोनों केस में देना है। अगर नहीं देता है नोटिस तो भी डीम्ड कर लिया जाएगा ही बिकम्स द पार्टनर। अब वो बन गया है पार्टनर तो लायबल कब से होगा, फ्रॉम द डेट ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। और उसके रेशियोज क्या रहेंगे, वही जो एज अ माइनर थे, वही उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वही उसका लॉस शेयरिंग रेशियो बन जाएगा। बट ही विल बिकम लायबल फ्रॉम द डेट ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। इसी के अलावा अगर वो नहीं बनना चाहता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो पब्लिक नोटिस दे देगा। पब्लिक नोटिस की डेट तक के उसकी जिम्मेदारी रहेगी एज अ माइनर, यानी अल्टीमेटली जिम्मेदारी नहीं रहेगी, जितना एसेट है वहीं तक के रहेगी। बट वो माइनर है और वो मना कर रहा है, मेजर बनने के बाद मना कर रहा है, नहीं बनना चाहता है पार्टनर, तो कोई दिक्कत नहीं, वो अलग हो सकता है, और उसकी जो भी राइट्स एंड लायबिलिटीज है एज अ माइनर जो थी वो तब तक के चलेगी जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देता। तो ऐसा है। सो ये पूरा आपको यहाँ समअप करके दिया है, आप एक बार इसको रीड करेंगे और इसके बाद के क्वेश्चंस वगैरह आप इसमें देख लेंगे। और अगली क्लास में हम आखिरी जो इसका चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, इसके बारे में चर्चा करेंगे, रिकंस्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये चैप्टर भी अगली क्लास यानी कल भी हमारी क्लास है, कल कोई छुट्टी नहीं है। सो डायरेक्ट अपन दिवाली को छुट्टी देंगे, वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है बट देंगे अपन, दिवाली की आपको छुट्टी मिलेगी। बाकी कल अपन क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, सो कल क्लास रहेगी आपकी सुबह सेम टाइम ले लेंगे अपन। ठीक है, तो कल भी यही टाइम पे क्लास रहेगी। तो आज अपन क्लास को यहाँ कंक्लूड करते हैं और अगली क्लास में अपन बाकी की चर्चा करेंगे। चलो, थैंक यू।